नमस्कार दोस्तों, 21 अप्रैल 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से 4 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करूंगा। तो पहला एडिटोरियल है अ लो कार्बन फ्यूचर थ्रू सेक्टर लेड चेंज। आपको पता ही है कि 22 और 23 अप्रैल को लीडर्स क्लाइमेट समिट ऑर्गेनाइज किया है यूनाइटेड स्टेट्स में, जिसकी लीडरशिप को या फिर कह रहे हैं उसको जिसकी अटेंडेंस को चेयर करेंगे जो बाइडेन साहब। यहाँ पे कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, खासकर इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि आप अपने ग्लोबल कार्बन एमिशंस को कम करिए, नेट जीरो बनिए 2050 तक। तो यहाँ पे इंडिया का क्या रिस्पांस होना चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में मैंने पहले आर्टिकल्स में बात की है। इंडिया के पावर सेक्टर को यहाँ पे किस प्रकार से रीओरिएंट करना चाहिए, किस प्रकार से कोल डिपेंडेंट टेक्नोलॉजीज पे जो डिपेंडेंस है वो कम करनी है और रेन्यूएबल टेक्नोलॉजीज पे जो डिपेंडेंस है वो ज्यादा करनी है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ऑथर ने कुछ बातें कही हैं। 3 लोगों ने यहाँ पे इनपुट्स दिए, अशोक श्रीनिवास साहब, नवरोज के दुबाश और राहुल तोंगिया। अशोक श्रीनिवास साहब सीनियर फेलो हैं प्रयास एनर्जी ग्रुप में, नवरोज के दुबाश प्रोफेसर हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के, और राहुल तोंगिया साहब ये सीनियर फेलो हैं सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के। कुछ यहाँ पे अच्छे स्टैटिस्टिक्स भी दिए हैं कि किस प्रकार से कोल की पावर खतरनाक होती है, रेन्यूएबल एनर्जी अच्छी है, किस प्रकार से एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस के यूज को बढ़ाया जा सकता है। तो अच्छी इंफॉर्मेशन है, अच्छे स्टैटिस्टिक्स हैं। आज की डेट का आप कह सकते हो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल है फाइट द पैंडेमिक नॉट द अपोजिशन। यहाँ पे जयवीर शेरगिल साहब, और जयवीर शेरगिल साहब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन भी है इंडियन नेशनल कांग्रेस के। तो कुल मिला के ऑब्वियस सी बात है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं तो बीजेपी के अगेंस्ट ही बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो बात बोल रहे हैं जयवीर शेरगिल साहब ये कहीं ना कहीं सही है। तो इसको बीजेपी पार्टी के साथ एसोसिएट ना करके सरकार की जेन्युइनली क्या गलती रही है इसको समझना है, और उससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उससे हम लोग ये इन्फर कर सकते हैं कि हाँ भाई, इस समय पे जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है, जो सेकेंड वेव आई है, इसके क्या प्रॉपर आप कह सकते हो सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो सरकार के क्रिटिसाइजमेंट के पर्सपेक्टिव को ना देख के जो इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं कि हाँ भाई पैंडेमिक को सही करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और पैंडेमिक को सही करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि गलती क्या है। तो गलतियों के दम पे पैंडेमिक को सही करने के लिए, इससे जूझने के लिए कुछ आप कह सकते हो रिलेटेबल आइडियाज भी हमारे दिमाग में आएंगे, तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक बिल्कुल ही अलग आर्टिकल है, वो है यूरोपियन फुटबॉल से लेके। देखिए हुआ यह है कि 12 यूरोप के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब ने ये बोला है कि हम लोग मिलकर सुपर लीग लॉन्च करेंगे, और उस सुपर लीग के जब भी टूर्नामेंट्स होंगे उन टूर्नामेंट्स में ये 12 टीमें हमेशा पार्टिसिपेट करेंगी। फिर हम लोग कैसे ये मतलब इन 12 टीम से आपस में डिसाइड किया कि सुपर लीग में और कौन कौन सी टीम्स डिसाइड करेंगी वो हम डिसाइड करेंगे, लेकिन 12 टीमें तो पक्का पार्टिसिपेट करेंगे। अब आपको पता है दोस्तों कि यूरोप में अलग अलग कंट्रीज की अपनी खुद की डोमेस्टिक लीग्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पेन की ला लीगा लीग, इटली की सीरी ए। तो इस प्रकार की बहुत सारी डोमेस्टिक लीग्स होती हैं। इन डोमेस्टिक लीग्स के जो टॉप प्लेयर्स होते हैं वो चैंपियंस लीग में आपस में खेलते हैं। टॉप प्लेयर्स मतलब टॉप टीम्स। तो हर कंट्री की अपनी डोमेस्टिक लीग का जो टॉप टीम होगी वो चैंपियंस लीग में जाके सारी टीमों के साथ कॉम्पीट करेगा। लेकिन यहाँ पे चैंपियंस लीग की इंपॉर्टेंस को किसके रिस्पेक्ट में, सुपर लीग के थ्रू कम करने की कोशिश की जा रही है। तो चैंपियंस लीग की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी अगर सुपर लीग यहाँ पे स्थापित होता है। यहाँ पे चैंपियंस लीग को भी कोई दूध का धुला नहीं बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग में कोई साल पे कोई टीम पहुंच जाती है, कोई साल नहीं पहुंच पाती है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर अपनी डोमेस्टिक लीग में नहीं जीत पाई है तो वो चैंपियंस लीग में कॉम्पीट नहीं कर पाएगी। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा खत्म कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, उनको प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पे ये जो लीग्स हैं, चूंकि यहाँ पे ये इन्वेस्टर्स के पैसे के दम पे इतना खर्चा कर पाती हैं, तो इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए उन्होंने बोला कि हम अपनी एक सुपर लीग बनाएंगे और वहां पे हम खेलेंगे ही खेलेंगे, भले ही हम अपनी डोमेस्टिक लीग में कैसे भी परफॉर्म करें। तो इससे डोमेस्टिक लीग की इंपॉर्टेंस घटेगी एक पर्टिकुलर कंट्री की, और चैंपियंस लीग की इंपॉर्टेंस तो घटेगी घटेगी। इस पर्टिकुलर सुपर लीग के आइडिया के अगेंस्ट बहुत सारे स्टेटमेंट्स भी निकल के आए हैं जिनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है मैनेजिंग एन अपहेल, कोविड से रिलेटेड है। क्योंकि कोविड के हालात बहुत ज्यादा इंडिया में खराब चल रहे हैं। कुछ स्टैटिस्टिक्स बताए गए हैं कितनी डोजेस दी गई हैं, और दुनिया भर की कंट्रीज की वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन से इंडिया कंपेयर किया जाए तो इंडिया कौन से नंबर पे एग्जिस्ट करता है। तो इस आर्टिकल को भी डिस्कस करूंगा, चूंकि कोविड इज अ प्रायोरिटी राइट नाउ, तो ये आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं। तो ये 4 आर्टिकल्स ही डिस्कस हो पाएंगे, बाकी 3 नहीं होंगे। अब आप बोलोगे सर पहले भी बहुत सारे द हिंदू में आपने आर्टिकल्स छोड़े, उनको कवर नहीं किया। तो देखिए पिछले कुछ दिनों में मैंने जो आर्टिकल्स आइडेंटिफाई किए थे उसमें एक आर्टिकल था ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, एक आर्टिकल था इंडिया रशिया रिलेशंस के ऊपर। उनके ऊपर मैंने अलग से पीपीटी बनाई
बट मुझे मौका नहीं मिल पाया रिकॉर्ड करने का। पीपीटी बनी रखी है, जैसे मौका मिलेगा रिकॉर्ड करके आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। जो दो मेरे द हिंदू एडिटोरियल के आप कह सकते हो डिस्कशंस देख रहे हैं, करंट अफेयर्स के डिस्कशन देख रहे हैं, वो रेगुलरली चैनल को चेक करते रहें। जो इंडिविजुअल करंट अफेयर्स की मैं नई वीडियोस डालता हूं ना, इंडिविजुअल वाली, उनको भी आप अपना देखते रहो, तो होलिस्टिक प्रकार से आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन चलती रहेगी। तो द हिंदू के जो आर्टिकल्स छूट रहे हैं वो इंडिविजुअल फॉर्म में एक अलग पीपीटी के थ्रू मैं कवर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप इसके लिए चिंता मत करिए कि कौन कौन से आर्टिकल्स छूट रहे हैं। एक पर्टिकुलर एडिटोरियल की वीडियो में कुछ लिमिटेड आर्टिकल्स ही डिस्कस हो पाते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए चैनल को चेक करते रहिएगा नई इंडिविजुअल करंट अफेयर्स की वीडियोस के लिए। और इसीलिए कह रहा हूं कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको लेक्चर की पीडीएफ भी मिल जाती है, लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल जाती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको अलग अलग टॉपिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, ओके। और इस वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए भैया, बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करते हैं। अ लो कार्बन फ्यूचर थ्रू सेक्टर लेट चेंज, यहां पे क्या बात की जा रही है। शुरुआत तो उसी से हो रही कि भाई लीडर्स क्लाइमेट समिट ऑर्गेनाइज किया गया है, और इस लीडर्स क्लाइमेट समिट को कब ऑर्गेनाइज किया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स के थ्रू ऑर्गेनाइज किया गया है। 22 और 23 अप्रैल को ये होगा। अब पिछले 1 या 2 महीनों से इस पर्टिकुलर क्लाइमेट समिट के बारे में बातचीत चल रही है। इस बारे में बातचीत चल रही है कि जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी की 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की रिपोर्ट आई थी, उसने बोला था कि भाई ग्लोबल कार्बन एमिशंस नेट जीरो होने चाहिए 2050 तक। नेट जीरो मतलब जितना आप कार्बन एमिशन कर रहे हो और जितना नेचुरल सोर्सेज के थ्रू न्यूट्रलाइज हो रहा है, वो दोनों एक दूसरे को बराबर हो। इसके चलते जो प्रेशर कुकर है क्लाइमेट डिप्लोमेसी का, वो प्रेशर से भरता जा रहा है। मतलब कि अब अलग अलग कंट्रीज के ऊपर बहुत इंटेंस प्रेशर पड़ रहा है कि आप जल्दी से जल्दी कार्बन न्यूट्रल हो। और सारी कंट्रीज को एक कॉल दी गई है कि 2050 को आप मैक्सिमम अपना नेट जीरो टारगेट ईयर फिक्स करिए। तो ये सब बातें हैं, लेकिन भाई यहां बात ये है कि 2050 को अगर आपको कार्बन न्यूट्रल करना है, तो बहुत सारी कंट्रीज को 2050 से पहले ही कार्बन न्यूट्रल होना पड़ेगा, ताकि इंडिया जैसी कंट्रीज को थोड़ा और एक्स्ट्रा समय मिल जाए 2050 के बाद कार्बन न्यूट्रल होने के लिए। मतलब कि अगर आप बात करो डेवलप्ड कंट्रीज की, तो डेवलप्ड कंट्रीज कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी अपने कार्बन का कोटा पहले ही यूटिलाइज कर चुकी हैं, ओके। तो उनके लिए जरूरी है कि वो अपने कार्बन कोटा को पहले पूरा करें, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा ज्यादा समय मिल जाए। डेवलप्ड कंट्रीज अपने नेट जीरो कार्बन होने वाले गोल को पहले फॉलो करें, डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा ज्यादा समय मिले। खासकर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया नो डाउट एक क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्री है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते हमारा भी सी लेवल इंक्रीज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते एयर पॉल्यूशन इंडिया में भी बहुत बढ़ रहा है। हमें भी बहुत जरूरी है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्लोबल टेम्परेचर राइज ऊपर ना जाए। इसके लिए ग्लोबल क्लाइमेट नेगोशिएशंस में हमें अपना रोल प्ले करना है। बट एट द सेम टाइम हमें यह भी याद रखना है कि हमें गरीब देश हैं, हमें डेवलपमेंट करना है, और डेवलपमेंट डेफिसिट हमारा और बढ़ जाएगा अगर हमने 2050 तक अपने आप को कार्बन नेट जीरो करने की बात कर ली। तो यहां पे इंडिया के लिए क्या रास्ता है, इस बात पे बात की जा रही है। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए क्या बोला जा रहा है, सेइंग इंडिया विल टेक ओनली मॉडेस्ट स्टेप्स अंटिल रिचर कंट्रीज डू मोर इज नॉट वायबल इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस। मतलब आज की डेट में जो ग्लोबल क्लाइमेट क्राइसिस है इतनी बड़ी हो गई कि इंडिया हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकता। तो जब तक रिच कंट्रीज कुछ ना करें तब तक इंडिया भी कुछ नहीं करेगा, वो एक ऑप्शन नहीं, क्योंकि इंडिया की भी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे, ये बात बिल्कुल सही है। बट एट द सेम टाइम इंडिया 2050 तक कार्बन नेट जीरो हो जाएगा, इस बात को डिक्लेयर कर दे, ये भी सही नहीं है। क्योंकि जो वेल्दियर कंट्रीज हैं यूरोप की और यूएस वगैरह, ये ऑलरेडी बहुत सारा कार्बन एमिशन कर चुकी हैं, तो इनको पहले डीकार्बोनाइज होना पड़ेगा, इनको हैवी बर्डन उठाना पड़ेगा डीकार्बोनाइजेशन का। और इंडिया जैसी कंट्रीज अपनी डेवलपमेंटल नीड्स को कॉम्प्रोमाइज करके नेट जीरो होने की बात कर दें 2050 तक, ये तो देखिए हो नहीं पाएगा। तो ये दो चीजें हैं यहाँ पे। एक तीसरा पाथ यहाँ पे ऑथर सजेस्ट कर रहा है। ऑथर यहाँ पे बोल रहा है इंडिया जैसी कंट्रीज के लिए दैट इंडिया शुड फोकस ऑन कॉन्क्रीट नियर टर्म सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशंस थ्रू एग्रेसिव अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट आर विद इन अवर रीच एंड एन अर्नेस्ट एफर्ट टू अवॉइड हाई कार्बन लॉकिंग। मतलब इंडिया को नियर टर्म सेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन देखने, लॉन्ग टर्म तो देखना ही है, साथ साथ शॉर्ट टर्म्स में हम अपने अलग अलग सेक्टर्स में ऐसे क्या ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं जिससे कार्बन इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज को हम थोड़ा बहुत अवॉइड कर पाए, और ऐसी टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर पाए जहां कार्बन का इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो। और इसको करने का बेस्ट तरीका क्या बताया जा रहा है, दिस इज बेस्ट अकॉम्प्लिश्ड
बाय फोकसिंग ऑन सेक्टोरल लो कार्बन डेवलपमेंटल पाथवेज, मतलब ऐसे सेक्टर्स जहां पे लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवेज, मतलब किसी एक सेक्टर में सबसे कम कार्बन एमिशन करने वाले तरीके को अडॉप्ट करना, जिसमें कॉम्पिटिटिवनेस भी हो, जॉब क्रिएशन भी हो, डिस्ट्रीब्यूशनल जस्टिस भी हो और लो पॉल्यूशन हो की एरियाज में। ओके, तो कुल मिला के इससे इंडिया धीरे धीरे नेट जीरो की अप्रोच की तरफ बढ़ेगा, लेकिन तब भी नेट जीरो इंडिया का 2050 तक नहीं होगा, काफी बाद में ही होने वाला है। समझ गए बात को? और ओवर द टाइम, अभी तो इंडिया कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, बट ओवर द टाइम इंडिया धीरे धीरे अपने डेवलपमेंट के साथ स्पेसिफिक भी होता जाएगा कि भाई हमारे नेट जीरो टारगेट्स और नेट जीरो डेट्स क्या है। अभी के लिए इंडिया कोई नेट जीरो टारगेट और नेट जीरो डेट नहीं दे सकता है, ठीक है। और यहां पे अगर सेक्टोरल अप्रोच की बात हो रही है तो कौन से सेक्टर की बात की है ऑथर ने स्पेसिफिकली? इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की। मैंने अभी आपको बताया कि ऑथर एक सेक्टोरल अप्रोच लेने की बात कर रहा है, और सेक्टोरल अप्रोच सेक्टोरल कार्बन न्यूट्रल अप्रोच, मतलब सेक्टर वाइज हम लोग अपने कार्बन एमिशंस को कम करेंगे। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के रिस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के पर्सपेक्टिव में ऑथर बात कर रहा है। वो ये बात कर रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में अगर आप ये कह सकते हैं कि स्टेप्स लेते हैं तो इससे हम लोग कार्बन न्यूट्रल हो सकते हैं। और जिस प्रकार के स्टेप्स यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में ऑथर सजेस्ट करेगा, ऑथर बोल रहा है कि इस प्रकार की अप्रोच अगर दूसरे सेक्टर्स में अडॉप्ट की जाती है तो चीजें काफी अच्छा हो सकती हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की बात की गई तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी के रिस्पेक्ट में ऑथर यहाँ पे क्या बोल रहा है। ऑथर यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर नेट जीरो एमिशंस लेके आने हैं तो भाई इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को डीकार्बोनाइज करो। अब आप बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को डीकार्बोनाइज करने का मतलब क्या है? तो भैया कोल पे, क्रूड ऑयल से जो आप बिजली पैदा कर रहे हो उसको कम करो। देखिए इंडिया में जितने भी ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहे हैं, 40% ग्रीन हाउस गैस एमिशंस इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की वजह से हो रहे हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में कोल को जला के जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है उससे जो एमिशंस होता है वो एमिशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 40% ऑफ इंडियाज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो अगर इन एमिशंस को आप कम कर देते हो तो इंडिया के ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी थोड़े बहुत कम होंगे। समझ गए? और फिर देखिए क्या लिखा हुआ, decarbonized electricity would also allow India to undertake transformational changes in urbanization and industrial development, for example by expanding the use of electricity for transport and by integrating electric systems into urban planning। तो भाई इलेक्ट्रिसिटी को आप मेजर बेस स्केल पर प्रोड्यूस करो और इस प्रकार से प्रोड्यूस करो कि कल की डेट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में गाड़ियों को चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिक सिस्टम्स का प्रयोग किया जाए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आए, इलेक्ट्रिसिटी से इनको चार्ज किया जाए। ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रिसिटी रेन्यूएबल एनर्जी वाली इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, कोल वाली इलेक्ट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए भारत सरकार ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही है। अगर आप बात करो तो हमारे रेन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स बहुत ज्यादा बड़े हैं। पहले 20 गीगावाट सोलर एनर्जी का टारगेट था, फिर यह बोला गया कि 2022 तक 175 गीगावाट्स ऑफ रेन्यूएबल कैपेसिटी को हम लोग डेवलप करेंगे, फिर बोला गया कि 2030 तक 450 गीगावाट का करेंगे। अभी के लिए हम लोग 175 गीगावाट की तरफ अग्रसर है। काफी तेजी से सोलर एनर्जी का इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं रेन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करने में हमारी देश की सरकार पूरा जोर लगा रही है और रेन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल हो भी रही है। लेकिन समझिए भाई, भले ही आप ये करो तब भी हमें और भी बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? समझिए बात को। भले ही रेन्यूएबल एनर्जी को आप इंडिया में ज्यादा इंस्टॉल कर रहे हो, लेकिन कोल बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। आज की डेट में इंडिया में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है 75% इलेक्ट्रिसिटी कोल के दम पे पैदा हो रही है। और कोल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के बहुत सारे फायदे हैं। जिन इलाकों में कोल की माइनिंग होती है वहां के लोगों को कोल की माइनिंग से रोजगार मिलता है। कोल एक चीप सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने का। हमारे पास ठीक ठाक कोल है तो कोल की माइनिंग भी कहीं ना कहीं हो रही है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में कोल आप कह सकते हो कि एक स्पाइनल कॉर्ड की तरह है। अभी इस स्पाइनल कॉर्ड को हटा के रेन्यूएबल एनर्जी को स्पाइनल कॉर्ड बनाना है तो आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपको अपनी प्लानिंग फेज में, अपने पॉलिसी फेज में हर इंडिविजुअल सेक्टर में रेन्यूएबल एनर्जी को इम्बाइब करना पड़ेगा। मतलब ये आसान काम नहीं है। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, by useful as a direction for travel, India now needs to shift gear to comprehensive reimagination of electricity। इलेक्ट्रिसिटी का हमारी सोसाइटी में जो रोल है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली री इमेजिन करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अब तक जो कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी थी इसको एक्सपेंड करने नहीं करना है,
इसके एक्सपेंशन को लिमिट करना है, कोल बेस्ड को, और रेन्यूएबल बेस्ड एनर्जी के एक्सपेंशन को बढ़ाना है, जो कि काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि 75% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डिमांड्स को कौन पूरा करता है? तो भाई आपका कोल पावर पूरा करता है। तो बैंकिंग, रेलवेज, इन सब के साथ भी इलेक्ट्रिसिटी जुड़ा हुआ है। तो बैंकिंग को चलाने में, रेलवेज को चलाने में, एक डीकार्बोनाइज्ड फ्यूचर को लाने में सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर यहां पे क्या करना पड़ेगा भाई? रेन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना पड़ेगा। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप यह है कि हमें कोल फायर्ड पावर कैपेसिटी को पीक पे लेके जाना पड़ेगा 2030 तक। ऑलरेडी हमारी जो कोल फायर्ड पावर कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, 2030 तक ही ये पीक पे जानी चाहिए। मतलब साल दर साल हम लोग कोल के दम पे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहे हैं वो बढ़ रही है। तो ठीक है, अभी के लिए बढ़ रही है, सही है, लेकिन ये मैक्सिमम होनी चाहिए 2030 तक। 2030 के बाद कोल बेस्ड पावर नहीं बढ़नी चाहिए। और कोल बेस्ड पावर बढ़नी नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि 2030 के बाद आपका कोल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होगी। कहते हैं ना कि कोरोना के इन्फेक्शन पीक हुए मतलब मैक्सिमम हुए, उसके बाद भी आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आ रहे हैं। उसी प्रकार से कोल के बेसिस पे जो आप पावर जनरेशन कर रहे हो वो मैक्सिमम बढ़ाओ आप 2030 तक। 2030 के बाद भी कोल के बेसिस पे पावर जनरेट होगी, बट थोड़ी कम जनरेट होगी। तब तक रेन्यूएबल एनर्जी अपनी जगह बना चुकी होगी। प्लस जो भी आप कोल बेस्ड जनरेशन कर रहे हो ना, उसमें आप क्लीनर टेक्नोलॉजी लेके आओ, मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी लेके आओ। ओके, और इसके बहुत सारे और फैसेट्स भी हैं। अगर आप कोल के रोल को कम करते हो तो कहीं ना कहीं आप एयर पॉल्यूशन को भी कम करोगे, आप क्लाइमेट मिटिगेशन को भी कम करोगे, और इसके साथ रेन्यूएबल एनर्जी और स्टोरेज को तो पुश मिलेगा ही मिलेगा। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, उन इन्वेस्टर्स को ये बताना है, उनकी पॉलिसी में ये इम्बाइब करना है कि भाई कोल में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहली बात तो क्लीन कोल में इन्वेस्ट करो, एट द सेम टाइम रेन्यूएबल एनर्जी में भी इन्वेस्ट करने की जरूरत है। प्लस यहाँ पे एक दूसरा स्टेप लेने की जरूरत यह है कि आपको एक ट्रांजिशन कमीशन बनाना पड़ेगा, और ये ट्रांजिशन कमीशन ऑल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड अफेक्टेड कम्युनिटीज पे काम करेगा। आपको पता है इंडिया की एक बहुत बड़ी बेल्ट है, छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास का बहुत बड़ा इलाका है, जहां पे कोल की बहुत माइनिंग होती है, फिर इस माइंड कोल से इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। अभी कल की डेट में आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ कोल को कम करने की बात कर रहे हो, तो मान लो हम इस चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं, मान लीजिए हमारी डिपेंडेंस रेन्यूएबल एनर्जी पे आती है और कोल का प्रयोग कम हो जाता है, तो वो लोग जो कि कोल के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है अपने लाइवलीहुड के लिए, उनको किसी और फील्ड में रीलोकेट करना, इसके लिए भी प्लानिंग अभी से ही करनी पड़ेगी। अगर आप लो कार्बन फ्यूचर की बात कर रहे हो तो अभी के लिए तो कोल की माइनिंग में और कहीं ना कहीं कोल के यूज में जो लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, एम्प्लॉय हो रहे हैं, वो कल की डेट में जॉबलेस हो जाएंगे। तो वो जॉबलेस होने के बाद परेशान ना हो, इसके लिए प्लानिंग अभी से करनी पड़ेगी। तो पहली बात तो कोल के यूज को कम करना है, और जो लोग कोल पे डिपेंडेंट है उनकी डिपेंडेंसी को भी कम करना है, उनको अल्टरनेटिव फील्ड्स में एकोमोडेट करना है। तीसरी बात यहां पे क्या बोली जा रही है? A low carbon electricity future will not be realized without addressing existing problems of the sector, such as poor finance and management of distribution companies. ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं उनको बहुत प्रकार के नुकसान होते हैं, पावर थेफ्ट होता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज होते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार की ऐसी चीजें। तो ये जो कंपनीज हैं जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है, पावर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, इनके फाइनेंसेस कमजोर है, नॉन एफिशिएंट तरीके से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इनका मैनेजमेंट गलत है, तो इनके काम करने के तरीके में कुछ चेंजेस लेके आने हैं। और फाइनली आप देखो कि इंडिया को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा ताकि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में अपने आप को लीडर बना सके। तो इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज की टेक्नोलॉजी हो गई, स्मार्ट ग्रिड्स की टेक्नोलॉजी हो गई, फिर उसके बाद अगर आप बात करो ट्रांसपोर्टेशन की सेक्टर को इलेक्ट्रीफाई करने की टेक्नोलॉजी हो गई। तो इन सब टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करने के लिए हमारे पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके आप कह सकते हो कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रिसिटी को बहुत एफिशिएंट प्रकार से इस्तेमाल किया जाए। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की स्टोरेज की भी बात होगी। ओके, हर वो फील्ड जहां पे आप इलेक्ट्रीफाई करने की बात कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन रेन्यूएबल एनर्जी के दम पे हो, इसकी बात की जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांजिशन है, इसको पॉलिसी पर्सपेक्टिव में कुछ इस प्रकार से इम्बाइब करना है कि जॉब क्रिएशन भी हो और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़े। तो ये सब बातें यहां पे अलग अलग प्रकार से बताई जा रही हैं, ठीक है भाई। तो ये सब चीजें हैं। फिर कुछ और पॉइंट्स भी बताए गए, जैसे फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर्स, फैंस, रेफ्रिजरेटर्स आज की डेट में बहुत इस्तेमाल होते हैं। अब एयर कंडीशनर्स, फैंस और रेफ्रिजरेटर्स अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ फैंस ऐसे होते हैं जो कि एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, तो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होते हैं। जो एवरेज फैन होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा।
तो एक एवरेज फैन एक एनर्जी एफिशिएंट फैन से दुगनी पावर आप कह सकते हो खींचता है। एक आप कह लीजिए एवरेज रेफ्रिजरेटर एक एनर्जी एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर से 35% ज्यादा पावर खींचता है। तो कुल मिला के यहां पे क्या बोला जा रहा है? कुल मिला के बोला यहां पे ये जा रहा है कि जो मार्केट में फैंस और एयर कंडीशनर्स बिकते हैं, अगर कुछ ऐसा मैकेनिज्म किया जाए कि केवल एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनर्स फैंस और रेफ्रिजरेटर्स ही मार्केट में बिक रहे हैं तो लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहेगा। यह अलग बात है कि हो सकता है कि लोगों को उस समय पे अपनी जेब से ज्यादा पैसा निकालना पड़ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो उनका इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होगी उससे उनका पैसा वसूल हो जाएगा। तो इस प्रकार की मेथोडोलॉजीज को इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में हम लोग कहीं ना कहीं क्लाइमेट नेट जीरो के गोल की तरफ बढ़ सकते हैं, और इस प्रकार के आइडियाज को दूसरे सेक्टर्स में भी हमें इवॉल्व करना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में क्या क्या किया जा सकता है उसके यहाँ पे आप कह सकते हो कि कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ऑथर ने। ओके, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट चलते हैं, फाइट द पैंडेमिक नॉट द अपोजिशन। ये वाला जो पर्टिकुलर आर्टिकल है ना, ये खुद ही एक ऐसे पर्सन ने मिला है जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन है, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की पीपड़ी बजाएंगे ही बजाएंगे। ओके, देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से काम करती है। आज की डेट में बीजेपी काम कर रही है, उनकी बहुत गलतियां हैं, कांग्रेस काम कर रही थी, उसकी बहुत गलतियां। यहां पे देखिए शुरुआत कैसे हो रही है आर्टिकल की। शुरुआत ये हो रही है कि जब कोरोना का लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब कोरोना फैलना शुरू हुआ था, तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स की कमी हुई थी, N95 मास्क की कमी हुई थी, हैजमेट सूट्स की कमी हुई थी। ये बात हो रही है मार्च अप्रैल 2020 की। उस समय पे केंद्र सरकार से एक्सपेक्ट किया गया था कि आप करेक्टिव स्टेप्स लीजिए ताकि आगे आने वाले समय में ऑक्सीजन, मेडिसिन, इन सब चीजों की कमी ना हो। लेकिन अब इन सब चीजों की कमी हो रही है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कांग्रेस या किसी और पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती तो चीजें अच्छी होती। बीजेपी के समय पे भी चीजें अच्छी नहीं हो रही हैं। पॉलिटिकल पार्टी या कोई दूध की धुली नहीं है, क्योंकि सब एक ही प्रकार से काम करते हैं। तो ऑथर यहां पे सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहा है। लेकिन चलिए ठीक है, हम लोग जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि अपने इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं ना कि प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करेंगे और उन प्रॉब्लम्स के बेसिस पे क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो हम बाद में खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो कुल मिला के कोविड-19 से रिलेटेड डेथ्स बढ़ रही हैं। कोविड-19 से लड़ने के लिए जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो कम हो रही है। मुंबई जैसे शहरों के हॉस्पिटल में चले जाइए तो वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स खत्म हो चुके हैं, रामदेसिविर के इंजेक्शंस खत्म हो चुके हैं, ब्लैक मार्केट में चीजें बिक रही हैं, बहुत ज्यादा महंगी बिक रही हैं, हालात बहुत ज्यादा खराब है। अपोजिशन रूलिंग पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि रूलिंग पार्टी कुछ भी ठीक तरीके से नहीं कर रही है। फाइनली यहां पे एक प्रॉपर डिसीजन लिया गया है। डिसीजन क्या है कि भाई 18 साल से ज्यादा के जो भी लोग हैं वो 1 मई से वैक्सीनेशन ले सकते हैं। अब तक क्या था कि 45 साल से ऊपर वाले लोग ही वैक्सीनेशन ले सकते थे, अब 18 साल से ज्यादा वाले लोग वैक्सीनेशन ले सकते हैं। ये जो डिसीजन है ये डिसीजन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि हमारी देश की 80% जनता 45 साल से नीचे की उम्र की है। तो 45 साल से ज्यादा के लोगों को ही अगर आप वैक्सीनेशन की बात करते हो, मतलब आप हमारे देश के लगभग 20% लोगों को ही कवर कर रहे हो। जबकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि 45 साल से कम के हैं और कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो चूंकि वो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, उनको कोरोना से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए 18 साल से ऊपर के हर लोग को वैक्सीनेशन दी जाएगी। ये एक अच्छा डिसीजन है। प्लस इस समय पे देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो हमारी करंट रूलिंग सरकार है उसके ऊपर कुछ बातों को लेके बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, और यहाँ पे सरकार की भी गलती है, कुछ हद तक देखा जाए तो गलती नहीं है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी केसेस कोरोना के बहुत कम जा रहे थे। कम कोरोना केसेस के जाते हुए हमारे पॉलिसी मेकर्स को यह लगा कि भाई अब कोरोना के केसेस उतने ज्यादा नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। आईसीएमआर की सर्वे से भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। तो उसके चलते चला कि इतनी भयंकर सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वेव इंडिया में नहीं आएगी। तो उसके चलते बहुत सारी वैक्सीन को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट कर दिया गया। हमने अपनी डोमेस्टिक कैपेसिटी ऑगमेंटेशन उस लेवल पे किया नहीं। अभी के समय पे जो डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ मेडिसिन, ऑक्सीजन और वैक्सीन है ये बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट बन के सामने आई है। अलग अलग राज्य की सरकारें केंद्र सरकार के ऊपर इल्जाम लगा रही हैं कि भाई हमारे पास न ऑक्सीजन सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी है, न रामदेसिविर इंजेक्शन है, ना ही हमारे पास वैक्सीन है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है। फिर आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। To avoid this, decision makers must hunker down to give wings to the vaccination drive and ensure maximum factory output to achieve maximum coverage. According to information available in public domain, India lacks the world average of doses administered per 1 lakh population. क्या बोला जा रहा है कि भाई अभी के लिए जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है ठीक है, डिसीजन मेकर्स को करना क्या चाहिए? डिसीजन मेकर को वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना है।
तो उसके लिए तो 1 मई की सरकार ने बोला कि ठीक है भाई, 18 साल से ज़्यादा के जो भी लोग हैं उनको वैक्सीन दी जा सकती है। लेकिन एट द सेम टाइम जो अलग अलग फैक्ट्रीज है, जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो कि वैक्सीन पैदा कर रही हैं, उनको पूरी आज़ादी भी देनी है कि भाई बहुत तेजी से आप वैक्सीनेशन को बनाने के प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। अभी के लिए बात की जाए तो इंडिया जो वर्ल्ड एवरेज है ना डोजेस को एडमिनिस्टर करने का, पर 1 लाख पॉपुलेशन जितनी डोजेस इंडिया में दी गई हैं, दिस इज वन ऑफ द लीस्ट इन द वर्ल्ड। भले इंडिया अपने आप को वैक्सीन मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड मानता है, लेकिन हम अपनी ही आबादी को उस लेवल पे वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे। अगर आप बात करो तो 136 करोड़ इंडियंस में से अब तक केवल 1 करोड़ इंडियंस ऐसे हैं जिनको दोनों डोजेस मिल गई हैं। और अगर एक डोज मिलने वाले पर्सन को भी काउंट करो तो हमारे देश की लगभग 8% आबादी को अब तक वैक्सीनेट किया गया है। वैक्सीनेट किया गया का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि 2 की 2 डोजेज मिल गई हैं, 1 डोज। तो जिसको 1 डोज भी मिली है उसको भी वैक्सीनेशन की कैटेगरी में रखा जा रहा है। तो 136 करोड़ इंडियंस में से 8% इंडियंस को अभी के लिए डोज मिला है। इसके रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हो कि इंडिया की वैक्सीनेशन की जो स्पीड है और जो कवरेज है वो बहुत ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि अगर आप इजराइल की बात करो, इजराइल अपनी 61.8% आबादी को वैक्सीनेट कर चुकी है। अमेरिका में 39.2% ऑफ द आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। शेचेस में 67.4% ऑफ द पॉपुलेशन, भूटान में 62% ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेट हो चुकी है। इसमें से अगर आप अमेरिका को छोड़ दो तो सेचेल्स, भूटान और इजराइल, इनकी आबादी बहुत ज्यादा कम है। तो अगर इन्होंने अपनी छोटी आबादी को वैक्सीनेशन कर दिया तो मैं बोलूंगा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चूंकि इजराइल जैसी कंट्रीज के लिए जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, उनकी आबादी के हिसाब से तो उनके पास बहुत पैसा है। यूएसए भी जो आबादी है वो काफी बड़ी है, 35-40 करोड़ की उनकी आबादी, तो वहां पे सारी आबादी को वैक्सीनेट करना बड़ी बात है। लेकिन वो अपनी लगभग 39 से ज्यादा % आबादी को वैक्सीनेट कर चुके हैं। इनफैक्ट इंडिया मोरक्को जैसी कंट्रीज के भी पीछे है। मोरक्को भी अपने देश की 12.6% आबादी को वैक्सीनेट कर चुका है और इंडिया में अब तक केवल 8% आबादी ही वैक्सीनेट हुई है। जो वर्स्ट इस हिट स्टेट है इंडिया के, जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां 65 हजार केसेस दिन में आ रहे हैं। भाई महाराष्ट्र के पास गजब शॉर्टेज है वैक्सीन की। ओके, महाराष्ट्र के बहुत सारे वैक्सीन सेंटर्स में वैक्सीनेशन बंद हो चुका है ही नहीं अवेलेबल वैक्सीनेशन। तो कुल मिला के जो कोविड-19 का स्टॉर्म आया है, कहीं ना कहीं इसने काफी परेशान किया है। अब इसके रिस्पेक्ट में अगर वैक्सीन प्रोड्यूसर्स की बात की जाए तो वो क्या बोल रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी रेड फ्लैग दे दिया कि हमको जिस रॉ मटेरियल्स की जरूरत है वो रॉ मटेरियल्स हमारे पास कम आ रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ये बोलना है कि ये रॉ मटेरियल्स हम चाइना से इंपोर्ट करते थे, यूएस से इंपोर्ट करते थे। यूएस ने हमको रॉ मटेरियल्स देना अभी के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि यूएस अपने खुद के जो उनके वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं वैक्सीन बना रहे हैं। इन वैक्सीन केवल इंडिया में नहीं बन रही, यूएस में बन रही हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट ने यूएस डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट 1950 को लगाया और उसके बेसिस पे जो की रॉ मटेरियल्स होते हैं ड्रग्स के, उनको एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को की रॉ मटेरियल्स नहीं मिल रहे हैं। अब यहां पे अगर बात की जाए तो लास्ट ईयर डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को प्रेशराइज करके हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की टैबलेट्स को इंपोर्ट किया था। अगर पिछले 1 साल से आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं, मेरे को भी देख रहे हैं, तो मैंने बताया था कि एक समय ऐसा आया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलमोस्ट इंडियन सरकार को धमकी दे दी थी और इंडियन सरकार ने कोऑपरेट भी किया था। 50 मिलियन से ज्यादा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की टैबलेट्स को इंडिया ने यूएस को एक्सपोर्ट किया था लास्ट ईयर। तो जब इंडिया ने समय आने पर यूएस जैसी कंट्रीज और बाकी कंट्रीज की मदद की है चीजों को एक्सपोर्ट करने में, तो यहां पे यूएस ने रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पे जो ये बैन लगाया है, इसको कहीं ना कहीं हटाने की जरूरत है। इंडिया को प्रेशर डालना चाहिए यूएस की सरकार के ऊपर, ताकि उन्होंने ये जो यूएस डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट के थ्रू रॉ मटेरियल्स के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, इस बैन को हटाया जाए। क्योंकि अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को रॉ मटेरियल ही नहीं मिले तो वो वैक्सीन बना ही नहीं पाएंगे। समझ गए ना आप बात को। फिर एट द सेम टाइम यहां पे जब हमारे पास वैक्सीन का स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, जब हमारे पास वैक्सीन की प्रॉपर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलरेडी कम थी, तो हम वैक्सीन डिप्लोमेसी क्यों कर रहे थे, ये बात समझने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। प्लस यहां पे एक और बात है, देखिए जो लेस प्रिविलेज सेक्शंस हैं, जो यंग इंडिया है हमारे देश का, जो बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, उसको बहुत ही आप कह सकते हो कि अर्जेंट बेसिस पे वैक्सीनेट करने की जरूरत है। और यहाँ पे स्टेट्स को सीधी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि स्टेट गवर्नमेंट्स ओपन मार्केट से वैक्सीन खरीद सकते हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है। लाखों करोड़
सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट का रोक रखा है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की कंपनसेशन की तरह देना था। तो ये पैसा भी कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट पे रिलीज करना चाहिए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट के पास एटलीस्ट पैसों की अवेलेबिलिटी रहे कि वो अपने हिसाब से दवाइयां प्रोक्योर कर सकें। ये बात भी यहाँ बोली जा रही। प्लस वैक्सीन डिप्लोमेसी को यहाँ पे रोकने की बात की जा रही है। देखिए, इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल प्लेयर है, अच्छी बात है। हमने पैंडेमिक को लड़ने के लिए ग्लोबल कमिटमेंट दिया है और उस ग्लोबल कमिटमेंट के चलते हम लोग मेडिसिन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, और उस मेडिसिन डिप्लोमेसी के चलते हम लोग वैक्सीन को देश के बाहर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन हमको अपनी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स भी देखनी है। कोविड-19 का पैंडेमिक इतना बड़ा है कि नेशन स्टेट्स को ग्लोबल स्केल पे मिलकर लड़ना है। लेकिन यूएस और यूरोप, यूके, जर्मनी जैसी कंट्रीज ने तो कोई वैक्सीन एक्सपोर्ट करी ही नहीं। उन्होंने तो सारी वैक्सीन अपने देश की आबादी के लिए रिजर्व कर ली। तो यहाँ पे हमारे देश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो देश के लोगों के लिए वैक्सीन अवेलेबल कराएं, फिर बाकी दुनिया की सोचें। यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट के रिप्लाई की बात करिए राज्यसभा में 17 मार्च 2021 को, तो बोला गया कि भाई केंद्र सरकार ने 7.06 करोड़ डोजेस ऑफ कोविड-19 की वैक्सीन को प्रोवाइड किया स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एज ऑफ मार्च 17, 2021। लेकिन आप देखोगे कि उसी पीरियड में 5.96 करोड़ डोजेस ऑफ वैक्सीन को देश के बाहर एक्सपोर्ट किया गया है 74 कंट्रीज को। तो अगर 7 करोड़ वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल करवाई गई हैं, तो ऑलमोस्ट 6 करोड़ वैक्सीन इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट की गई हैं। करंट क्राइसिस को देखते हुए क्या ये जरूरी था कि हम ये 6 करोड़ वैक्सीन बाहर भेजें? एज ऑफ 19 अप्रैल 2021 6.6 करोड़ डोजेस ऑफ वैक्सीन को बाहर एक्सपोर्ट किया जा चुका है, और 3 तरीके से किया जा सकता है, एज ग्रांटेड नीड्स, एज कमर्शियल सेल्स, एज गावीज कोवैक्स फैसिलिटी। तो क्या इन वैक्सीन को बाहर ना भेज के अपने लिए रख के अपने देश के लोगों को बचाया जा सकता था? कुछ हद तक तो देखिए बचाया ही जा सकता था। पिछले 6 महीनों में 11 लाख रामडेसिविर इंजेक्शंस को इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया गया है, एक ऐसे समय पे जब महाराष्ट्र, दिल्ली और देश के बड़े बड़े शहरों के हॉस्पिटल में रामडेसिविर इंजेक्शन अवेलेबल है ही नहीं। 800 साढ़े 800 का आता है, लेकिन 5-5 10-10 हजार का बिक रहा है। और एट द सेम टाइम यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन साहब क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियंस। बट एट द एक्सपेंस ऑफ इंडियंस तो दिख ही रहा है ना। यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि आप करोड़ों की तादाद में वैक्सीन और इंजेक्शन देश के बाहर भेज रहे हो, और एट द सेम टाइम इंडिया में लोग इन सब चीजों की कमी के चलते मर रहे हैं, कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि भैया वैक्सीन डिप्लोमेसी को कुछ समय के लिए रोक दो, इंडिया की पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन पे पहले ध्यान दो। इंडिया की सरकार की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने देश के लोगों की तरफ है, फिर बाकी दुनिया की तरफ। और एट द सेम टाइम फिर यहाँ पे आखिरी में कुछ पॉलिटिकल बातें कही जा रही हैं। कोविड-19 की फाइट में सरकार को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए। जब अपोजिशन के लीडर्स जैसे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह और राहुल गांधी बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलते हैं, तो बीजेपी उनको उल्टी सीधी खरी खोटी सुनाने लगती है, और फिर यही अपोजिशन के लीडर्स जो बोल रहे थे वही बीजेपी सरकार इंप्लीमेंट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मनमोहन सिंह साहब ने बोला कि भाई ये जो वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है ये सबके लिए होना चाहिए, यूनिवर्सल कवरेज होना चाहिए। और फिर सरकार ने डिसीजन लिया कि 1 मई के बाद 18 साल से ज्यादा के हर पर्सन को वैक्सीन दी जाएगी। तो कुल मिला के अपोजिशन के जो लीडर्स बोल रहे हैं वही तुम इंप्लीमेंट कर रहे हो, और फिर अपोजिशन के लीडर्स को गरिया भी रहे हो। ये बात गलत है। ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा बोल रहे हैं जयवीर शेरगिल साहब। तो ये तो खैर एक पॉलिटिकल बात होगी। तो पॉलिटिकल वर्ड को हम लोग आप कह सकते हो कन्वीनियंटली इग्नोर कर सकते हैं। नो डाउट यहाँ पे सरकार की तरफ से गलतियां हुई हैं, यहाँ सरकार बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती तो वो बहुत अच्छा काम करती। समझ गए? तो यहाँ पे पॉलिटिक्स में ना घुस के सॉल्यूशंस ढूंढना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं, लीग ऑफ देयर ओन ऑन यूरोप्स बिगेस्ट फुटबॉल क्लब्स। देखिए क्या बोला जा रहा है। रिसेंटली एक डिसीजन लिया गया यूरोप के 12 सबसे बड़े फुटबॉल क्लब्स के द्वारा। इन्होंने बोला कि हम अपनी खुद की एक सुपर लीग लॉन्च करेंगे। क्या होगा सुपर लीग? तो सुपर लीग एक मल्टी बिलियन डॉलर टूर्नामेंट होगा, जहां पे जो 20 सबसे बड़ी बड़ी टीम्स हैं, कह सकते हो, वो खेली जाएंगी। और इसको लॉन्च कौन कर रहा है? तो 12 सबसे बड़ी बड़ी टीम्स लॉन्च कर रही हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी टीम्स आ रही हैं? तो इंग्लैंड से मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, चेल्सिया, टॉटनहम हॉटस्पर। फिर स्पेन से कौन कौन सी टीम बोल रही है? तो रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एटलेटिको मैड्रिड एंड जुवेंटस इंटरनेशनल और एसी मिलान फॉर इटली। तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े फुटबॉल क्लब्स हैं, ये एक्चुअली में फुटबॉल क्लब्स हैं दोस्तों। यूरोप का सीन क्या है, जैसे कि इंडिया में है ना, कि इंडिया में बड़ी बड़ी टीम्स हैं कि भाई मुंबई इंडियंस, ओके, चेन्नई सुपर किंग्स, तो इस प्रकार की टीम्स हैं। उसी प्रकार से यूरोप में
एक कंट्री में अलग अलग फुटबॉल क्लब्स हैं, तो यहाँ पे 12 सबसे बड़े फुटबॉल क्लब्स साथ में आए हैं और उन्होंने बोला कि भाई हम एक सुपर लीग लॉन्च करेंगे, ठीक है ना। अब इस सुपर लीग को लॉन्च करने का मतलब क्या है? सुपर लीग को लॉन्च करने का जो प्रिंसिपल एम है वो नजर आ रहा है चैंपियंस लीग को नीचे करना। प्रॉब्लम होती है, चैंपियंस लीग को कौन ऑर्गेनाइज कराता है? तो यूएफए ऑर्गेनाइज करता है। यूरोपियन फुटबॉल की जो गवर्निंग बॉडी है वो है यूएफए, यूएफए ऑर्गेनाइज करता है चैंपियन लीग्स को। होता क्या है कि यूरोप में जो अलग अलग कंट्रीज हैं उनकी डोमेस्टिक लीग होती है, उनकी डोमेस्टिक लीग से जो टीम सबसे टॉप पे आती है वो टॉप की टीम्स जाके चैंपियंस लीग में खेलती हैं। ओके, लेकिन उससे होता यह है कि आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर जाता है कि चैंपियन लीग में कौन पहुंचेगा। तो होता यह कि अब जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया, मैनचेस्टर सिटी हो गया, इस मैनचेस्टर सिटी में बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है, बड़े बड़े हेज फंड्स का पैसा लगा है। तो जो इन्वेस्टर्स इन टीमों में अपना पैसा लगा रहे हैं, ठीक है ना, वो इन्वेस्टर्स चाहेंगे कि हमारी टीम हर साल न्यूज में रहे, हमारी टीम के बेसिस पे हर साल स्पॉन्सरशिप्स उठाई जाए। बट अगर किसी टीम की परफॉर्मेंस खराब हो गई और वो अपनी डोमेस्टिक लीग में नहीं जीत पाई तो चैंपियंस लीग तक पहुंचेगी नहीं। तो ऐसे केसेस में सुपर लीग शुरू करने की बात की गई कि भाई डोमेस्टिक लीग में हम जीते चाहे हारे, सुपर लीग में तो हम खेलेंगे ही खेलेंगे। समझ गया आप बात को? तो ये सब बातें यहां पे बोली जा रही है। रिसेंटली यूएफए ने चैंपियंस लीग के कंडक्ट में कुछ फॉर्मेटिंग की है और ये बोला गया कि 2024 से इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई किया जाएगा। तो एट द सेम टाइम सुपर लीग को अनाउंस किया जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं चैंपियंस लीग के कॉम्पिटिटर की तरह देखा जा रहा है सुपर लीग्स को। सुपर लीग्स के नुकसान है, पहली बात, सुपर लीग का जो कंसेप्ट है वो डोमेस्टिक लीग के अगेंस्ट जाता है। डोमेस्टिक लीग्स में एक कंट्री के फुटबॉल क्लब्स आपस में compete करते हैं, जो बेस्ट होता है वो सबसे ऊपर आता है, जो बेस्टेस्ट स्लॉट होता है वो जाके चैंपियंस लीग में खेलता है। सुपर लीग में क्या है कि डोमेस्टिक लीग के बेस्टेस्ट स्लॉट की जरूरत ही नहीं है, जो प्री डिसाइडेड फुटबॉल क्लब्स हैं वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। तो कुछ ऐसा परमानेंट मेंबर्स उठ के आएंगे जो डोमेस्टिक लीग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहीं ना कहीं सुपर लीग में खेलने वाले ही हैं। और देखिए, जब कोई एक टीम खेल रही होती है तो उसकी मीडिया कवरेज होती है, लोग उस टीम की परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उस टीम को स्पॉन्सरशिप मिलती है, तो वो टीम पैसा कमाती है। और जो लोग इन टीमों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो बड़े बड़े हेज फंड इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो चाहते हैं कि उनकी टीम हर साल खेले। तो उनके इन्वेस्टर्स को खुश करने के लिए सुपर लीग का कंसेप्ट लेके आया जा रहा है। ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। और कहीं ना कहीं ये इस समय पे क्यों इंप्लीमेंट किया जा रहा है? क्योंकि कोविड-19 के समय पे वैसे ही गेम्स कम हो रहे हैं, जो थोड़े बहुत गेम्स हो रहे हैं वहां पे इन्वेस्टर्स का ये बोलना है कि हमने जिस टीम में पैसा खत्म किया है उस टीम को खेलना ही चाहिए। तो उसके चलते यहाँ पे सुपर लीग लाई जा रही है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो फुटबॉल क्लब का बिजनेस है ना, ये एक फॉर प्रॉफिट बिजनेस बनता जा रहा है। यहाँ पे मेरिटोक्रेसी, पब्लिक स्पिरिटेड एंटिटीज की तरह इनको नहीं देखा जा रहा। फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो कि आप कह सकते हो कि यूरोप में एक आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जैसे इंडिया में क्रिकेट के साथ लोग इमोशनली कनेक्टेड है ना, वैसे यूरोप में फुटबॉल के साथ लोग इमोशनली कनेक्टेड है। और जब आप किसी गेम के साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हो तो आप उसको एक एज अ मेरिट एक्सरसाइज देखने की कोशिश करते हो। बट यहाँ पे फुटबॉल एज अ मेरिट एक्सरसाइज नहीं हो रही है। यहाँ पे फुटबॉल उन इन्वेस्टर्स के लिए काम कर रहा है जिन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन फुटबॉल के क्लब्स को पकड़ा रखा है। ओके, अब ये जो सुपर लीग का कंसेप्ट है, क्या इसको सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। बहुत सारे प्लेयर्स इस फुटबॉल लीग के कंसेप्ट के अगेंस्ट बोल रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जर्गन क्लूप, जो कि लिवरपूल के मैनेजर हैं, उन्होंने बोला गया है कि भाई ये इनिशिएटिव अनाउंस कर दिया गया और मुझे पता तक नहीं चला। यूएफए ने बोला है कि भाई चैंपियंस लीग जैसा ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करने की ताकत सिर्फ हमारे पास है, तो अगर आप सुपर लीग बनाते हो तो सुपर लीग में जो भी प्लेयर्स खेलेंगे वो यूएफए के चैंपियंस लीग में या किसी भी और यूरोप के फुटबॉल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सोचिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया यहाँ पे यूएफए ने। यूएफए ने बोला है कि हम जो चैंपियंस लीग कंडक्ट कराते हैं या फिर यूरोप में कोई भी दूसरा फुटबॉल टूर्नामेंट कंडक्ट कराते हैं, अगर तुमने सुपर लीग लॉन्च की तो तुम्हारे सुपर लीग में जितने भी प्लेयर्स खेल रहे होंगे उन प्लेयर्स को हम यूएफए वाले टूर्नामेंट्स में खेलने नहीं देंगे। फिर फीफा भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं फुटबॉल टूर्नामेंट्स कंडक्ट कराता है। इसने भी बोला है कि भाई इस प्रकार की जो सुपर लीग है ये क्लोज लीग है, ये नहीं बननी चाहिए, बट इन्होंने किसी प्रकार के सैंक्शंस नहीं बोले। तो जैसे यूएफए ने बोला कि हम अपने टूर्नामेंट्स में सुपर लीग के प्लेयर्स को नहीं खोलने देंगे, ऐसा कोई स्टेटमेंट तो फीफा ने नहीं दिया है, बट फीफा ने कहीं ना कहीं इल्जाम लगाया है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब ने इसके अगेंस्ट बोला है। तो कुल मिला के आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ओवरऑल चीजें यूरोपियन फुटबॉल के लिए प्रॉब्लमेटिक है। यूएफए की जो नई चैंपियंस लीग का फॉर्मेट है ना, इसमें भी कुछ फ्लॉज बताए जा रहे हैं। नए चैंपियंस लीग के फॉर्मेट में नंबर ऑफ गेम्स को दुगना किया गया है। जब नंबर ऑफ गेम्स ज्यादा होंगे, ज्यादा मीडिया कवरेज, ज्यादा एड्स चलेंगे, ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स, तो ज्यादा पैसा। समझ गए? तो कुल मिला के यहाँ पे
ओवरऑल यूरोपियन फुटबॉल के लिए चीजें सही नहीं जाती नजर आ रही, क्योंकि अलग अलग जो टूर्नामेंट्स हैं वो अलग अलग प्रकार से अपने रेवेन्यू स्ट्रीम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे यूएफा दुगने गेम्स को कंडक्ट करा के अपने रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, फीफा अपने रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रही है, डोमेस्टिक लीग्स अपना अलग स्ट्रगल कर रही है, और कुछ बड़ी टीम्स ने मिलकर क्या बोला कि हम सुपर लीग बनाएंगे, ना डोमेस्टिक लीग, ना फीफा, ना यूएफा, हमें किससे मतलब नहीं है। तो ये जो यूरोपियन फुटबॉल है ना, यहाँ पे मेरिटोक्रेसी की बात जाके यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कि फुटबॉल को इमोशंस के साथ कनेक्ट करके देखता है, उस पे ना जाके यहाँ पे पैसे कमाने पे पूरा का पूरा फोकस जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं चीजों को नॉन मेरिटोक्रेटिक बना देगा, चीजों को इमोशंस से हटा के पूरी की पूरी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, जो कि एक स्पोर्ट्स के रिस्पेक्ट में अच्छी बात नहीं है। ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, अपने आखिरी आर्टिकल चलते हैं, मैनेजिंग एन अपहेवल। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन इज अ नेसेसरी गोल बट इंडिया इज नोवेयर नियर अचीविंग इट। कहीं ना कहीं पैनिक है, पब्लिक प्रेशर है, और जिस प्रकार की क्राइसिस इंडिया के सामने आके खड़ी है, केंद्र सरकार मजबूर हो गई और उसने बोला 18 साल से ऊपर के सब लोग वैक्सीनेशन ले सकते हैं, और स्टेट्स को बोला कि ठीक है भाई, आप सीधे सीधे वैक्सीन खरीदो ओपन मार्केट से और अपनी वैक्सीनेशन की स्ट्रेटजी आके लेके जाओ। सरकार प्रेशर में है, नो डाउट। अगर आप बात करो तो सरकार के ऊपर जनवरी में एक ऑप्शन था कि आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बना सकते हो। जनवरी में क्यों, जनवरी में सरकार ने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया था 2 वैक्सीन को, एक तो भाई एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को, और दूसरा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को। तो इन दोनों वैक्सीन को जब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल चुका था, तो इंडिया के सामने एक टास्क था कि हाँ भाई, अब तेजी से अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना था। लेकिन जनवरी फरवरी के समय पे वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत थी और कोरोना के केस ज्यादा थे नहीं, तो बहुत सारे लोग वैक्सीन लगवा नहीं रहे थे। ठीक है, दिसंबर में सरकार ने ये अनाउंस किया कि हमारा ये टारगेट है कि जो 30 करोड़ मोस्ट वल्नरेबल लोग हैं, यानी कि पुलिस के पर्सनल्स हो गए, हेल्थ केयर पर्सनल्स हो गए, वो लोग जिनको कोई बीमारी है, उनको हम लोग सबसे पहले वैक्सीन देंगे। अभी के लिए बात की जाए तो लगभग 127 मिलियन डोजेस दी जा चुकी हैं। ओके, 127 मिलियन डोजेस दी जा चुकी हैं। किसको किसको दी गई हैं? फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को दी गई हैं, जो 45 साल से ज्यादा के लोग हैं उनको दी गई हैं। 17 मिलियन लोग फुल्ली इनोकुलेट हो गए। 17 मिलियन मतलब 1 करोड़ 70 लाख लोगों को दोनों डोजेस मिल चुकी हैं। मतलब 5% ऑफ द इंटेंडेड बेनिफिशरीज जो थे, यानी आप कह सकते हो कि 300 मिलियन का 5% कितना हो जाएगा? 15 मिलियन। तो 15 मिलियन से थोड़ा ज्यादा 17 मिलियन लोगों को सारी डोजेस मिल चुकी हैं। अब बोला जाए कि अगर देश के सारे एडल्ट्स को अगर आपको डोजेज देना है, कम से कम एक सिंगल शॉट देना है, और दिन में आप 3 मिलियन डोजेस दे रहे हो, यानी 30 लाख डोजेस दे रहे हो, तो अभी से 260 दिन लगेंगे सारे एडल्ट्स को कम से कम एक डोज देने में। तो अभी से 260 डेज यानी 8 महीने से ज्यादा लगने वाले हैं। अगर दिन के बेसिस पे 3 मिलियन डोजेस आप लोगों को देते हो, देश के सारे एडल्ट्स को, यानी हर वो पर्सन जो 18 साल या उससे ज्यादा की उम्र का हो, कम से कम एक डोज देने में। पहली बात तो 3 मिलियन डोजेस इंडिया के पास आ पाएंगी, इस पे बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है ना? क्या हमारे पास वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है? क्या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास वैक्सीन की अवेलेबिलिटी है? इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर यहां पे इंडिया की सरकार के ऊपर कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से यूएस और यूके ने बहुत मिशन मोड पे अपनी देश की आबादी को वैक्सीन देने की बात की है, वैक्सीनेट करने की बात की है, उस प्रकार से इंडिया में इस प्रकार का कोई पॉलिसी क्यों नहीं चलाई गई? पहली बात तो इंडिया ने क्लिनिकल ट्रायल्स के बिना ही कोवैक्सीन को अप्रूवल दे दिया, और फॉरेन कंपनीज को अप्रूवल देने में इंडिया इतनी प्रॉब्लम कर रहा है। दूसरी बात, ये जो सेकेंड वेव आई है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल ऑक्सीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर को उतनी अच्छी तरीके से नहीं बनवाया गया। उसी के चलते देख रहे हो कि आज की डेट में इतनी क्राइसिस हो गई है। उसके बाद ये जो वैक्सीन शॉर्टेज है, क्या सरकार उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, जो बड़े बड़े आप कह सकते हो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने तक ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लेवल की कोरोना वायरस की सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन आ गई, बट आ गई है। तो कहीं ना कहीं इससे डील करना है, और डील करने के लिए सरकार अच्छे स्टेप्स ले रही है। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन स्पुतनिक 5 को दे दिया गया है। फाइजर, मॉडर्ना, इनको भी बहुत जल्दी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इंडिया के अंदर मिल जाएगा। तो कम से कम वो लोग जो अपनी वैक्सीन का खर्चा खुद अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपनी मन मुताबिक वैक्सीन लगवा के अपने आप को कहीं ना कहीं इम्यून कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत कोरोना के इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो जो गलती ऑलरेडी हो चुकी है वो तो हो चुकी है। यहाँ पे 4 या 5 जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, वो क्या है? इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दूसरी वैक्सीन को, फाइजर, मॉडर्ना, स्पुतनिक 5 जैसी वैक्सीन को। यहाँ पे लोगों को एक चॉइस देना कि आप अपनी मर्जी की वैक्सीन लगवा सकते हो अपने पैसे पे। सेकंड, जो वल्नरेबल लोग हैं, जो फाइनेंशियली डिसएडवांटेज लोग हैं, उनके लिए एक स्ट्रेटजी सरकार के द्वारा तैयार करना और उनको इमरजेंसी बेसिस पे वैक्सीन दिलवाना। तीसरा,
कुछ समय के लिए वैक्सीन डिप्लोमेसी को होल्ड पे रखना, कुछ समय के लिए वैक्सीन के एक्सपोर्ट को होल्ड पे रखना। चौथा, हमारे देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास जिस प्रकार की रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट की प्रॉब्लम आ रही है, इस इंपोर्ट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाना इंटरनेशनली और डिप्लोमेटिकली यूएस जैसी कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाल के, और इन कंपनीज को, इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर प्रेशर डालना कि आप ज्यादातर जो अपनी वैक्सीन का कोटा है वो सरकार को एलोकेट करिए, ना कि आप देश के बाहर एक्सपोर्ट करिए। तो ये कुछ ऐसे हॉलिस्टिक स्टेप्स हैं जिनके बेसिस पे अभी के लिए कोरोना वायरस की सेकेंड वेव से लड़ा जा सकता है। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।